सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग जेएनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूँ और अभी हॉस्टल में हूँ। आप लोगों ने बोला था हॉस्टल देखने के लिए, खैर हॉस्टल हम बाद में दिखाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होगी, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी तेज़ी से सॉल्व किया जाएगा, तो आप अच्छे से एकदम सॉल्व करते रहें। सो आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी तकलीफ होता है तो हम नीचे कमेंट करना, कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करा सकूं, मतलब एग्जाम के समय तक जितना ज़्यादा हो सके। तो आप काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चंस को पॉज कर करके सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के रख लीजिएगा। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भैया ये नहीं समझ में आया है। इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ महायुद्ध का वाहन। ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सक्सेस और आपके बीच में ला देंगे दरार। आपकी सफलता ही हमारी पहचान होगी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा है विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य में लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है विभिन्न पदार्थों का, इसको आपको ध्यान रखना है, यानी डिफरेंट सब्सटेंस। अब एक ये ध्यान आप रखिए, एक होता है कि सेम सब्सटेंस हो और एक होता है डिफरेंट सब्सटेंस हो। तो जब डिफरेंट सब्सटेंस होता है तो इसमें हमारा लगता है एडेसिव फोर्स, यानी हमारा आसंजक बल लगता है। और जब हमारा सेम सब्सटेंस रहता है तब हमारा कोहेसिव फोर्स लगता है, यानी ससंजक बल लगता है। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हो, देखिए जैसे कोहेसिव फोर्स है तो देखिए CO यहाँ पे है, CO यानी कॉमन, यानी जो भी चीजें कॉमन हो, यानी जो चीजें दोनों में सेम हो, यानी जब सेम रहेगा तो हमारा कोहेसिव से आप कॉमन याद रख सकते हो। और एडेसिव फोर्स यानी जब डिफरेंट सब्सटेंस हो, यानी एक को आप याद कर लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और वैसे भी और ये दोनों जो फोर्स है ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो इसके बारे में हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारा क्वेश्चन आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है बर्फ को पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है, यानी द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए जैसे एक हमारा ये आइस हो गया और इसको हम हीट दे रहे हैं, ऐसे ही जनरली छोड़ दिया है। तो जब ये हमारा जो आइस है एक इसका फिक्स टेम्परेचर होता है, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा और उसके बाद से जब इसका आप टेम्परेचर बढ़ाने लगोगे तो उसके बाद से ये क्या होगा कि जब तक पूरा ये जो बर्फ है ये पिघल ना जाए, जब तक ये पूरा बर्फ हमारा पिघल करके वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री तक ही एकदम कांस्टेंट रहेगा, रुका हुआ रहेगा। तो अब कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि फिर जो हम यहाँ से हीट दे रहे हैं वो हीट जा कहाँ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो बर्फ होता है, ये जब बर्फ वाटर में कन्वर्ट होता है तो इसको कन्वर्ट होने के लिए भी, यानी इसके मॉलिक्यूल्स को दूर दूर हटने के लिए भी, क्योंकि कन्वर्ट होना मतलब यानी जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर हट रहा है, तो बिल्कुल वही जब हमको उसको तोड़ते हैं यानी ब्रेक डाउन करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स को, तो वहां पे जो हम एनर्जी लगाते हैं वो हमारा एनर्जी खर्च होता है। तो इस तरीके से जो हमारा बर्फ, इस तरीके से तो जो बर्फ है जब तक पूरा वाटर में कन्वर्ट हो जाए तब तक इसका जो 0 डिग्री सेल्सियस एकदम कांस्टेंट रुका हुआ रहता है। और इसी चीज को हम बोलते हैं पिघलने की गुप्त गर्मी, यानी यहाँ पे गर्मी की जगह पे गुप्त उष्मा रहता। और उसके बाद से यहाँ पे हमारा जो इंग्लिश में हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। और साथ ही साथ वैसे यहाँ पे हमसे दूसरा ऑप्शन दिया वाष्पीकरण की गुप्त गर्मी किसे कहते हैं, यानी वेपराइजेशन वाला। तो सेम यही काम हमारा वाटर के साथ भी होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने पानी ले लिया और पानी को हम यहाँ से नीचे से हीट कर रहे हैं, तो पानी भी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद से ये वेपर में चेंज होने लगेगा। तो जब तक पूरा पानी वेपर में चेंज नहीं हो जाएगा तब तक इसका जो हमारा टेम्परेचर रहेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही एकदम कांस्टेंट रहेगा। तो यही हमारा कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी इसको भी जब देखिए ये वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, अब इसको अपना एक स्टेट चेंज करके अब ये सॉलिड से गैस में चेंज होगा, यानी जो इसके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं ये आप ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे, इनके इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके कारण यहाँ पे भी एनर्जी लगता है। तो वही जो एनर्जी हम देते हैं वो इसके कन्वर्जन में लगने लगता है और उसी को हम गुप्त ऊष्मा बोलते हैं।
तो मेरे दोस्त ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसमें इन सभी का फॉर्मूला बता दूंगा, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। इसमें हमसे पूछ रहा है साबुन बनाने के लिए आवश्यक यौगिक है, यानी द इनिशियल कंपाउंड फॉर मेकिंग सोप इज। अब यहाँ पे मे भी आपको पता ही होगा कि साबुन बनाने के लिए जो हमारा यूज किया जाता है वो कास्टिक सोडा यूज किया जाता है। और कास्टिक सोडा का जो हमारा फार्मूला है, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ सभी का सभी आप लिख लेना। कास्टिक सोडा का हमारा फार्मूला होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है। Na से सोडियम OH को हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। मैंने जब साबुन बोला था तो कुछ लोग यहाँ पे वॉशिंग सोडा को भी सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, वॉशिंग सोडा जो होता है वो हमारा डिटर्जेंट यानी सर्फ वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, तो ये एक अलग चीज होता है। और वॉशिंग सोडा का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा Na2CO3। अब हम बात कर लेते हैं इसी तरीके से बेकिंग सोडा का। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसका हमारा होता है NaHCO3। ये सभी चीज़ें आप लिख लेना। और उसके बाद से कास्टिक पोटास का हमारा होता है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। तो ये सभी आप याद कर लेना, काफ़ी कॉमन से हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो गाइस ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा है Fa2O3+2Al गिव्स Al2O3+2Fe। अब यहाँ पे इसे हमसे पूछ रहा है कि ये कौन सा उपयुक्त प्रतिक्रिया एक है। यहाँ पे हमको बताना है कि ये जो ऊपर रिएक्शन है इसकी ये किस तरीके का रिएक्शन है, बस हमको यही बताना है। तो यहाँ पे ये काफ़ी सिंपल है, आप देख करके भी बता सकते हो। यहाँ पे देखो, आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे देखो Fe2O3 है, जबकि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमारे Fe की जगह पे Al2 हो जा रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि Fe2 के जगह पे Al हो जा रहा है, यानी ये जो Al है ये ज़्यादा रिएक्टिव है Fe2 के जगह पे, तो ये Fe2 को डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी इसका जगह छोड़ दे रहा है। ये क्या कर रहा है कि इसका जगह इसको हटा दे रहा है और ये खुद वहाँ पे आ जा रहा है। तो बिल्कुल जब इस तरीके का कोई प्रोसेस होता है तो वहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको, यानी विस्थापन की प्रक्रिया बोलते हैं। यानी क्या होता है कि एक जो हमारा एलिमेंट होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, कम रिएक्टिव वाले को हटा देता है उसके जगह पे और उसका जगह खुद ले लेता है। तो बस वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हुआ है और इस तरीके से ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक दो और क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किया है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन है। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इज। अब यहाँ पे देखिए जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का आविष्कार किए थे वो किए थे हमारा विलियम हार्वे। इनका नाम पहले आप याद कर लो, विलियम हार्वे, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए और ये जो दो नाम दिया है इसको भी मैं बता दूं, ये जो रॉबर्ट हुक है ये आपको पता ही होगा। रॉबर्ट हुक जो हमारे थे ये सेल का आविष्कार किए थे, सेल का डिस्कवर किए थे। और साथ ही साथ जो रॉबर्ट ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का आविष्कार किया था। ये वही न्यूक्लियस है जो हमारे सेल में पाया जाता है, यानी जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। और जो ये एंड्रियस बैसिलस है इनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप एक बार गूगल कर लेना इनका नाम। बाकी ये तीन लोगों के बारे में मैंने आपको बता दी, ये आप जरूर याद कर लेना कि ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज विलियम हार्वे ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे दोस्त ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी 9th क्लास के बच्चे होंगे उनके लिए तो ये थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन जो 11th क्लास के बच्चे होंगे वो मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एक बांध की गहराई 240 मीटर है और इसका निचली सतह पे पानी का दबाव होगा और जी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है और पानी का जो घनत्व डेंसिटी वो हमसे दिया हुआ है। द डेप्थ ऑफ द डैम इज 240, द प्रेशर ऑफ वाटर एंड इट्स बॉटम सरफेस विल बी। जी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको प्रेशर निकालना है। इससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा समझा दूं, ये जो हमारा nm² जो लिखा हुआ है ये कहाँ से आया है और ये क्यों सभी में सेम लिखा हुआ है, बस ये मैं आपको बता दूं। अब देखिए यहाँ पे हमको प्रेशर निकालना है और प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होगा, होता है हमारा फोर्स बाय एरिया। जरूरी नहीं है कि हर बार यही फॉर्मूला होता है, कई फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जनरली मतलब जो इसका डेफिनेशन वाला फॉर्मूला होता है वो यही होता है। अब देखिए ये जो हमारा फोर्स होता है तो फोर्स का जो हमारा यूनिट होता है ये होता है हमारा न्यूटन। तो न्यूटन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद से साथ ही साथ ये जो हमारा ए है यानी एरिया जो है, तो एरिया को जब हम लिखेंगे तो ये हमारा मीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से यह हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो बस यही चीज यहाँ पे लिखा है। तो मेरे दोस्त चलिए अब यहाँ पे हम प्रेशर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम प्रेशर निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे प्रेशर का फॉर्मूला होगा
h इंटू जी इंटू डी। h से हमारा हाइट, g से जो हमारा g का वैल्यू दिया हुआ है, ये सॉरी यहाँ पे स्मॉल g रहेगा, और d से यानी हमारी डेंसिटी, और इन तीनों को बस मल्टीप्लाई करा देना है। जैसे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी प्रति मीटर क्यूब, तो इन सभी पे हमको ध्यान नहीं देना, हमको बस नंबर्स को मल्टीप्लाई करा देना है, क्योंकि हमारा जो यूनिट आएगा वो सेम आएगा और हमने ऑलरेडी ही यूनिट को पता कर लिया है। तो बस जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जो ऊंचाई है, हमारा जो हाइट है यानी ऊंचाई है, गहराई को ही यहाँ पे हम हाइट बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। तो ये हमारा 240 इंटू जी की जो हमारा वैल्यू है वो 10 हो गया, और जो हमारा पानी का घनत्व है वो 1000 हो गया। तो इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे ये 20, यहाँ पे ये 1, 3 और 3 यानी 2.4 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, और ये हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। सो मेरे दोस्त अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमसे पूछ रहा है द जॉइंट बिटवीन फीमर एंड प्लेसिव गिर्डल इज। अब यहाँ पे देखिए फीमर और प्लेबिक गर्डल के बीच का जो जोड़ होता है वो कौन सा जोड़ होता है, यही आपको बताना है। पहले आप एक इमेज देखो। अब आपने ये इमेज देख लिया, अब थोड़ा सा आप समझो। देखिए हमारा जो प्लेसिव बोन्स होता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है, और वहाँ पे जो हमारा फीमर आता है, फीमर यानी जो जांघ की हड्डी होती है उसी को हम फीमर बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आकर के एक कैप टाइप का बना रहता है, उसमें लगता है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसी को आप सिर्फ देख लो बस। अब इसी को आप देखो समझो, जब भी कोई भी ऐसा ज्वाइंट हो जहाँ पे कि वो कैप में आकर के जुड़ा हुआ हो, तो जब भी कैप में कोई चीज़ जुड़ा होता है तो वहाँ पे हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। जैसे हमारा नी की जो ज्वाइंट होती है उसको हम हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल मान सकते हैं। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो न्यूनतम विचलन वाली किरण होगी। When the white light is passed through the prism, then the ray which will be have minimum deviation will be। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जब प्रिज्म में से हम श्वेत लाइट को यानी व्हाइट लाइट को जैसे यहाँ से जब हम लाइट को गुजारेंगे तो ये आकर के यहाँ पे 7 रंग में विखंडित हो जाता है, यानी 7 रंग में बिखर जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है सबसे मिनिमम डिविएशन जो होगा वो किस लाइट का होगा, यानी कौन सी ऐसी लाइट होगी जो सबसे कम विचलित होगी। तो जो हमारा लाइट होता है वो रेड होता है। रेड जो होता है वो सबसे कम विचलित करता है। स्क्रीन पे आप कुछ टेक्स्ट देख लो। और जो सबसे ज्यादा मोस्ट जो होता है, जो मोस्ट डिविएशन वाला हमारा लाइट होता है वो होता है हमारा वॉयलेट कलर का। तो इस तरीके से आप इन दोनों को सिर्फ याद कर सकते हो। अब ये क्यों होता है ये आपको 12th क्लास में जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो अगर मैं आज अभी समझा भी दूं आपको तो आपको समझ नहीं आएगा, और वैसे भी आपको समझाने के लिए तो अपन को भी समझना पड़ेगा ना। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये भी एकदम दमादार क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है और इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5, और कांच में प्रकाश की गति होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। और जबकि निर्वात में प्रकाश की गति इतना हमसे दिया हुआ है, ये तो खैर आपको ऑलरेडी से पता होगा। अब यहाँ पे देखिए द लाइट इंडस फ्रॉम द एयर टू ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, और स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास विल बी। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इनटू ग्लास क्या होगा। अब यहाँ पे हमसे स्पीड ऑफ लाइट इनटू वैक्यूम दिया हुआ। सॉरी गाइज, यहाँ पे जो होगा हमारा 10⁻8 होगा, तो यहाँ पे 10⁻8 छूट गया है, मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप ध्यान में रखना। यहाँ पे क्योंकि हमारा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, तो जब आप इसको मीटर में बदलोगे तो ये यहाँ पे हमारा 10⁻8 हो जाएगा। अब इस तरीके से इसको निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ें समझनी पड़ेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब जो होता है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनना। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू वेलोसिटी इन अ स्पेसिफिक मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब यही होता है कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट जो हमारा वैक्यूम में है और उसका जो हम रेशियो निकाल दे, अगर किसी स्पेसिफिक मीडियम में हमारा लाइट इंटर कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो लाइट है ये वैक्यूम से ग्लास में इंटर कर रहा है, तो ग्लास में जो लाइट की स्पीड होगी, इन्हीं दोनों का रेशियो जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। बस सिंपल में यही है, और हमको यही निकालना भी है। तो इस तरीके से हम बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं इसको। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ क्लीन करके। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अभी हमने निकाला कि स्पीड ऑफ लाइट जो हमारा वैक्यूम में है और बाय स्पीड ऑफ लाइट जो हमारा पार्टिकुलर केस में हो। तो जैसे यहाँ पे हमारा ग्लास दिया हुआ है तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दिया हुआ है 1.5, और इक्वल हमारा स्पीड ऑफ लाइट इनटू वैक्यूम में भी दिया हुआ है कि 3.5
इंटू 8 और मीटर प्रति सेकेंड, खैर इसको हम छोड़ देते हैं, अभी कैलकुलेशन में इजी रहेगा। और बाई यहाँ पे हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, बस यही हो गया। अब देखिए अब हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं, बस हमको क्या करना है कि हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट है इसको हम इधर भेज देंगे और ये 1.5 को इधर भेज देंगे, बस हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मेरे दोस्त देखिए यहाँ पे मैंने इसको साफ साफ लिख लिया है और जब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारा 2 बार में कट हो जाएगा और इस तरीके से ये 2 × 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यानी एक जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए मेरे दोस्त अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और इसमें हमसे पूछ रहा है कि ये जो हमारा प्रतिक्रिया लिखा हुआ है यानी जो हमारा रिएक्शन दिया हुआ है नीचे, इसको आपको कंप्लीट करना है। अब देखिए मैंने आपको ऊपर अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया, बस वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आपको याद होगा तो आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे बहुत ही आसानी से। यहाँ पे देखिए हमारा जिंक दिया हुआ है, जिंक प्लस हमारा पूछ रहा है COSO4, यहाँ पे हमारा ये जो 4 है ये नीचे रहता है लेकिन ये टाइपिंग में हो नहीं पा रहा था इसलिए मैंने ऊपर कर दिया है, गिफ्ट डॉट 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 प्लस CU। अब देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जो जिंक है ये इसके जगह पे आ जा रहा है यानी कॉपर के जगह पे आ जा रहा है और कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे रिएक्शन आएगा वो हमारा आएगा, तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे रिएक्शन आएगा ZnSO4। यहाँ पे देखिए अगर ZnSO4 हम लिखेंगे तभी तो ये SO4 के जगह पे यहाँ पे कॉपर तो हट गया, इसके जगह पे बस जिंक आ जाएगा और यहाँ पे हमारा कॉपर अलग आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो चलिए मेरे दोस्त अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमसे पूछ रहा है सी स्माइल डॉट 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 मी एंड देन स्पोक विथ मी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी विथ लगा हुआ है और विथ के साथ हम फिर से सेकंड बार यहाँ पे विथ लगाएंगे तो ये हमारा सेंस नहीं बनाएगा। मैं बस वैसे ही आपको समझाने के लिए बता दिया, तो ये हमारा नहीं होगा, हमको यहाँ पे प्रीपोजिशन बताना है। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन ऑफ, ऑफ मतलब होता है हमारा का। अब यहाँ पे हम लगाएंगे सी स्माइल्ड ऑफ मी एंड देन स्पोक विथ मी, मतलब सेंस ही नहीं बन रहा है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए सी स्माइल्ड डॉट 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 मी देन स्पोक विथ मी, सी स्माइल्ड एट मी एंड देन स्पोक विथ मी, ये सेंस बना रहा है क्योंकि देखिए एट मतलब होता है पर, अगर आप इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करोगे तब भी आप समझ जाओगे। सी स्माइल्ड एट मी यानी उसने मेरे पर हंसा एंड देन स्पोक विथ मी यानी उसने मेरे पर हंसा और फिर मेरे से बात किया, तो ये यहाँ पे सेंस बनाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो मेरे दोस्त अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है क्रोकोडाइल टायर्स और ये जो हमारा प्रेजल वर्ब है। प्रेजल वर्ब बोले तो हिंदी में इसको शायद मुहावरे बोलते हैं, तो बस इसी का मतलब हमको बताना है। देखिए मेरे दोस्त क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू, और मगरमच्छ के आंसू तो जरूर आपने सुना ही होगा और इसका मतलब आपको पता ही होता है कि दिखावा का आंसू, जानबूझकर के दिखावा का दुख करना। तो इस तरीके से टेंडेड मतलब होता है नाटक और सौरू मतलब होता है दुख, यानी नाटक यानी दुख का नाटक करना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन है टीयर ऑफ क्रोकोडाइल, तो ये तो सिंपल है, ये तो हमारा होगा नहीं। और वीपिंग क्रोकोडाइल यानी रोता हुआ क्रोकोडाइल, ये भी हमारा नहीं होगा, 2 हमारा गलत हो गया। और तीसरा हमारा माइल्ड रिग्रेट, यहाँ पे ये बीच में हमारा स्पेस रहेगा, माइल्ड हमारा अलग रहेगा, रिग्रेट हमारा अलग रहेगा। अब माइल्ड मतलब होता है कम और रिग्रेट मतलब होता है पछतावा यानी खेद, तो यानी कम पछतावा किसी चीज को लेकर के। तो खैर यहाँ से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी हमारा प्रेजल वर्ब से है। अब यहाँ पे देखिए बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून यानी कोई जन्म के समय ही सिल्वर यानी चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हो रहा है, यानी मतलब आप समझ रहे हो, यानी वो धनी घर में पैदा हो रहा है, यानी जहाँ अमीरी है। तो अब अमीर मतलब होता है वेल्दी फैमिली, तो बॉर्न विन अ वेल्दी फैमिली। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमारा सही ऑप्शन हो गया, लेकिन जो रॉन्ग ऑप्शन है इन सभी को भी देख लेते हैं। बॉर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली, तो मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पे होगा नहीं। बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली, ये भी हमारा नहीं होगा। अब देखिए रॉयल फैमिली और वेल्दी फैमिली, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स, तो ये आपको समझना पड़ेगा। और बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ नेशनलिटी, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। बस यहाँ पे सिंपल सा हमारा वेल्दी से रिलेशन है सिल्वर स्पून से। इसका आप यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, आप देख लो। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हम बात करने वाले हैं OWS की। OWS बोले तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अब इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये काफी इजी है, मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है बिगामी, तो ये देखिए जो हमारा बिगामी होता है यहाँ पे BIGAMY है। अब देखिए ये बिगामी यानी BI है, BI का मतलब जहाँ पे भी BI लिखा रहता है इसका मतलब होता है सिंगल, इसका मतलब होता है डबल।
इसका मतलब होता है डबल, आप इसको हमेशा याद रखना। और मोनोगेमी मतलब होता है जहाँ पे भी मोनो आता है, मोनो मतलब होता है सिंगल। तो इस तरीके से हमसे यहाँ पे मैनी पूछ रहा है, तो जहाँ पे भी मैनी आता है तो वहाँ पे होता है हमारा पॉली, पॉली यानी होता है मैनी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और मैट्रिमोनी मतलब सिंपल सा विवाह होता है, तो इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ये सिंपल हो गया। और बाकी इन 3 चीज़ों में से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है ही प्लेज क्रिकेट ... हॉकी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसको आप अच्छे से समझना है। यहाँ पे देखिए, पहले जो ऑप्शन नहीं होगा उसको हम गलत काट देते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ही प्ले क्रिकेट ... हॉकी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, बिसाइड। अब देखिए बिसाइड मतलब होता है बगल में, लेकिन वही आप नीचे ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे बिसाइड्स दिया हुआ है, और बिसाइड्स मतलब होता है अलावा। अब यहाँ पे आप कहोगे कि मतलब ये क्या है कि आप सिर्फ यस लग गया है तो मतलब बगल में से अलावा कैसे बदल गया। देखो मेरे दोस्त, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों में जब हम उसमें यस लगाते हैं यानी उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो उसका जो अर्थ होता है यानी उसका जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब हमारा नॉर्मल विषय होता है, लेकिन अगर वही अगर हम सब्जेक्ट में यस लगा देते हैं तो सब्जेक्ट मतलब हो जाता है प्रजा, जनता हो जाता है। उसी तरीके से सेम चीज़ हमारा गुड में होता है, जैसे GOOD गुड। आप स्क्रीन पे देखो, गुड मतलब अच्छा होता है, लेकिन गुड में अगर यस लगा दे गुड्स हो जाए तो गुड्स मतलब होता है सामान। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे हमारा बिसाइड मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स मतलब होता है हमारा अलावा। अब यहाँ पे आप समझ गए हैं कि बिसाइड मतलब बगल में। अब देखिए ही प्ले क्रिकेट बिसाइड हॉकी, ही प्ले क्रिकेट बिसाइड हॉकी, यहाँ पे ये सेंस ही नहीं बनाएगा कि ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है और बगल में हॉकी खेलता है, मतलब ये समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं हो पाएगा। और विदिन तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनाएगा, ही प्ले क्रिकेट विद इन हॉकी, यानी वह क्रिकेट खेलता है हॉकी में, ये सेंस नहीं बना रहा है, ये छोड़ो इसको यहाँ पे। अब देखिए आफ्टर यानी बाद में, ही प्ले क्रिकेट आफ्टर हॉकी, तो ये यहाँ पे कुछ हद तक सही हो सकता है। ही प्ले क्रिकेट आफ्टर हॉकी यानी वो हॉकी के बाद में क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे ये कुछ सेंस बना रहा है। लेकिन अगर हम इसको देखें, बिसाइड्स को देखें यानी अलावा को देखें तो ये हमारा ज़्यादा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ही प्ले क्रिकेट बिसाइड्स हॉकी, यानी वो क्रिकेट के अलावा हॉकी भी खेलता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा बिसाइड सही होगा। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा रहता है कि मोस्ट सूटेबल आंसर आपको बताना है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा बिसाइड से सही होगा ऑप्शन नंबर डी। सो मेरे दोस्त चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आपसे हमसे पूछ रहा है देयर इज अ डिस्टर्बिंग नेक्सस ... पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट इन इंडिया। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए, हमसे मतलब पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम एक एक चीज़ भर करके देखते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ का मतलब बता देता हूँ। ये जो हमारा अमोंग होता है ये तभी भरा जाता है जब किसी ग्रुप से रिलेटेड किसी चीज़ को दिखाना हो या आपके आसपास कुछ चीज़ें हो उसको बताना हो, तब हम अमोंग का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अमोंग नहीं होगा, इसको हम हटा देते हैं। यानी इस तरीके से ये हमारा जो अमोंग है ये हमारा गलत हो गया। अब विद देयर इज अ डिस्टर्बिंग नेक्सस विद पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया, साथ में, यानी देखिए ये जब कोई चीज़ें साथ में होती है तब हम यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे साथ से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे डिस्टर्बिंग का बात किया जा रहा है, यानी अलग अलग का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये भी हमारा नहीं होगा। तो मेरे दोस्त अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, बाई। तो बाई तो यहाँ पे होगा ही नहीं, बाई तो दूसरे चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, द्वारा के द्वारा इसका होता है, तो ये तो यहाँ पे होगा ही नहीं, इसको छोड़ दो। तो इस तरीके से 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो ऐसे ही हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये सेंस भी बना रहा है, देयर इज अ डिस्टर्बिंग नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स, यानी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स के बीच में हमारे देश में कुछ गड़बड़ी चल रहा है। तो जब भी किसी 2 चीज़ों के बीच में कुछ बताना हो तो वहाँ पे हम बिटवीन का यूज करते हैं, यानी 2 प्लेसेस के बीच में बताना हो, 2 थिंग्स के बीच में बताना हो, 2 पर्सन के बीच में बताना हो, सो वी कैन यूज बिटवीन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें हमको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि कौन सा है। वैसे यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ हमारे पास 3 ऑप्शंस वर्ब का दिया हुआ और इन्हीं में से हमको बताना है। अभी हम 4th ऑप्शन को देखेंगे नहीं, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो सी ओपन हर आइज। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है कि जो भी चीज़ें मतलब सब्जेक्ट के साथ उसके लास्ट में ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और इनट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट न आए। तो इस तरीके से सी ओपन हर आइज, यहाँ पे हर आइज जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि हमारा ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा गलत है, यहाँ पे ये हमारा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा गलत है। अब देखिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है एक्जुअलरी वर्ब। एक्जुअलरी वर्ब जो होता है ये होता है हमारा इज, एम, आर
मस्ट, शुड, ये सभी जो होता है ये हमारा एक ज्वेलरी वर्ब होता है। तो इस तरीके से आप ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। बस ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में यही फर्क होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट होता है और इसमें नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे सेम मीनिंग पूछा गया। अब देखिए, सब्जेक्ट का जो सेम मीनिंग होता है, सब्जेक्ट लिखा गया, इसमें सब्जेक्ट से नहीं लिखा गया। अगर सब्जेक्ट से रहता तो यहाँ पे अगर यस रहता तब इसका हमेशा इसका जो आंसर आता वो पीपल आता, लेकिन हमारा सिर्फ नॉर्मल सा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का हमारा टॉपिक होता है, क्योंकि आपने अगर ऐसे वगैरह लिखा होगा इंग्लिश में तो आप लिखते हो सब्जेक्ट करके और अपना लिखते हो कि ड्यू टू सफरिंग फ्रॉम फीवर और वगैरह वगैरह कुछ भी, यानी सब्जेक्ट मतलब हमारा टॉपिक होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द वाइंड रैप्ड इट आइसी फिगर अराउंड माई बॉडी, दिस सेंटेंस इज एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे अब देखिए, ये हमसे जो पूछ रहा है ये हमसे यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है, यानी हिंदी में मैं बोलूँ तो अलंकार पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, द वाइंड रैप्ड इट्स आइट्स फिगर अराउंड माई बॉडी, यानी यहाँ पे जो हमारा हवा है, हवा को एक सजीव चीज की तरह दिखाया गया है कि वो आकर के आइसी फिंगर की तरह हमारे बॉडी को राउंड कर ले रहा है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे पर्सनिफिकेशन होता है, यानी किसी निर्जीव चीज को किसी सजीव पर्सन की तरह दिखाना, तो इसको हम पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब मैं आपको और भी ऑप्शन समझा देता हूँ। हमारा ये जो मेटाफॉर होता है, मेटाफॉर को हम हिंदी में रूपक अलंकार बोलते हैं, रूपक अलंकार। और मेटाफॉर मतलब होता है कि किसी चीज से जैसे किसी चीज को किसी चीज की तरह बताना। जैसे एग्जाम्पल से आप समझो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे बोला जाता है ही वॉज अ लॉयन ऑन द बैटल ग्राउंड। अब यहाँ पे आप समझो, ही वॉज अ लॉयन, यानी वो एक लॉयन की तरह बैटल ग्राउंड में था। यहाँ पे ये तो बोला जा रहा है, लेकिन कहीं भी लाइक का यूज नहीं किया जा रहा है कि ही वाज लाइक अ लॉयन इन द बैटल ग्राउंड। इस तरीके से यहाँ पे अगर लाइक वगैरह का यूज न करके और सिंपल में किसी एक व्यक्ति को या किसी एक चीज को दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है या दूसरे की तरह दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम मेटाफर यूज करते हैं। अब उसी तरीके से होता है हाइपरबोल। हाइपरबोल यानी जब किसी चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है तो उसको हाइपरबोल बोला जाता है। बस हाइपरबोल, ऐसे ही आप समझ जाओ। हाइपर यानी ज्यादा, यानी किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके, इसको हिंदी में अतिशयोक्ति बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा है सिमिली। अब देखो, सिमिली जो है ये हमारा सिमिलर शब्द से बना है। और सिमिलर यानी जब कोई चीज एक दूसरे से की तरह हो, जैसे कि मतलब आप ऐसे बोल सकते हो ही वॉज लाइक अ लॉयन, ही वॉज लाइक अ लॉयन। अब देखो यहाँ पे लाइक लग गया, यानी वो लॉयन के जैसा है। अब यहाँ पे यही चीज अगर लाइक लगा है तो ये सिमिली, अगर यहाँ पे लाइक न लगा करके सिर्फ ये बोल दिया जाता ही वॉज अ लॉयन, तो ये हमारा मेटाफर हो जाता। बस इन्हीं दोनों में यही डिफरेंस है। तो मेरे दोस्त, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है द्वंद्व समास होता है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हमसे द्वंद्व समास। आप मीनिंग पे जाओ। द्वंद्व मतलब जैसे पुराने जमाने में द्वंद्व युद्ध होता था। द्वंद्व युद्ध मतलब जैसे आज के समय में कुश्ती होता है, बस वही कुश्ती यानी द्वंद्व होता है। अब देखिए, द्वंद्व समास उसी को हम जो बोलते हैं जिसके सभी पद प्रधान हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, क्योंकि द्वंद्व यानी कुश्ती किया जा रहा है तो किसी को भी हम कम थोड़े ना बोल सकते हैं। तो बिल्कुल वही, यहाँ पे सभी पद प्रधान होते हैं। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो जैसे कि होता है हमारा माता पिता, और इसको जब हम चेंज करते हैं तो बीच में ये हमारा लगा होता है माइनस का साइन, और जब इसको हम चेंज करते हैं तो इसको हम माता और पिता लिखते हैं। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें से पूछ रहा है कच्चे घड़े से पानी भरना, मुहावरे का सही अर्थ है। अब देखिए, कच्चे घड़े यानी जो घड़ा अभी सूखा ही नहीं है, उससे अगर आप पानी भरोगे तो आपका घड़ा भी खत्म हो जाएगा, यानी गल जाएगा और पानी भी नहीं भर पाओगे। यानी मूर्खतापूर्ण कार्य करना और पानी भरना, उपहास होना, गलत काम करना, ये सभी हमारा गलत हो जाएगा। इन सबका सेंस ही नहीं बनता। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब समझ जाओ, मैं आपको पूरा का पूरा अलंकार समझा दूंगा। लगातार 3-4 अलंकार से क्वेश्चंस आएंगे और एक एक अलंकार में आपको इतना डिटेल में समझा दूंगा, आपको अलंकार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखो, हमसे पूछ रहा है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे बोल रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई और सारी लंका जल गई, और जो निशाचर यानी जो असुर थे, जो दैत्य थे, वो भाग गए। अब यहाँ पे मतलब आप समझने की कोशिश करो, मतलब किसी चीज को कितना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। यानी पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका भी जल गई और असुर भी भाग गए। तो यहाँ पे जब भी किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है तो उसको अतिशयोक्ति बोलते हैं। अभी मैंने आपको इंग्लिश वाले में भी हाइपरबोल के बारे में बताया था,
अब उसी तरीके से और भी सभी अलंकार को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे अब देखिए श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में होता है कि जब एक कोई शब्द आए और उसके बार मतलब एक ही कोई शब्द आए लेकिन उसके बार बार कई अर्थ आए, जैसे रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरो मोती मानुष चुन। तो ये जो हमारा ये हमारा श्लेष अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि पानी इसमें 3 बार आ रहा है लेकिन सभी जगह पानी का जो अर्थ है वो अलग अलग आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा श्लेष होता है, यानी एक शब्द लेकिन इसके कई अर्थ होते हैं। अब मानवीयकरण यानी पर्सनिफिकेशन, जो मैंने आपको इंग्लिश वाले में बताया, यानी किसी निर्जीव चीज को सजीव करके दिखाना। और जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप समझो, फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, यानी फूल हंस रहे हैं कलियां मुस्कुरा रही हैं, जो कि रियल में कभी पॉसिबल नहीं है। ना ही फूल कभी हंसेंगे ना ही कलियां कभी मुस्कुराएंगी, लेकिन हम किसी चीज को सजीव कर रहे हैं, यानी मानवीयकरण उसको हम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार को मैंने बताया था आपको कि ये मेटाफोर होता है। अब इसको देखिए, जैसे इसको हम यूज करते हैं तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब यहाँ पे देखियो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लियो, मैया मतलब मम्मी, यानी मम्मी मैंने चंद्र खिलौना लियो, यानी मैंने चंद्रमा के जैसा खिलौना लियो। लेकिन यहाँ पे कहीं भी जैसा का यूज नहीं किया गया है। तो जिस तरीके से मेटाफोर था कि वहाँ पे लाइक का यूज नहीं किया जा रहा था या एज का यूज नहीं किया जा रहा था, वैसे ही यहाँ पे ये जैसा वैसा का यूज इसमें रूपक में नहीं किया जाएगा, लेकिन एक चीज से दूसरे को कंपेयर किया जाएगा। तो बस यही है हमारा 4 अलंकार, मैंने आपको यहीं पे खत्म कर दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और मैंने अभी इसका एग्जांपल लेकर के आपको समझाया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अभी यहाँ पे देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लियो, यानी मैया मतलब मम्मी मैंने तो चंद्रमा के जैसा खिलौना लियो, लेकिन यहाँ पे कहीं भी जैसा का यूज नहीं किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे ये हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उपमा अलंकार की। ये जो हमारा उपमा अलंकार होता है ये हमारा सिमिली की तरह होता है, यानी ये इसमें जब हम किसी चीज को यूज करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा जैसा तैसा वैसा ये सभी शब्द आएंगे। तो जैसे यहीं पे आप देखिए, मैया मैं तो चंद्र जैसा खिलौना ले हो, अगर ये रहता तो ये हमारा उपमा अलंकार हो जाता। तो बस उपमा अलंकार को पहचानने का यही तरीका है कि यहाँ पे जैसा तैसा वैसा ये सभी शब्द यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार है ये भी बिल्कुल इन्हीं दोनों की तरह होता है, लेकिन इन दोनों से थोड़ा सा अलग होता है और ये थोड़ा सा समझना आपके लिए मुश्किल होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो उत्प्रेक्षा होता है इसको आप समझिए। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल जैसे आप समझिए, नेत्र मानो कमल, नेत्र मानो कमल है। अब देखिए यहाँ पे नेत्र जो है ये हमारा एक चीज है जो रियल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो हमारा ये यहाँ पे कमल है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेत्र को कमल से कल्पना कर रहे हैं। तो एक चीज जो हमारा है, ये जो हमारा उपमेय है ये तो हमारा रियल में है, लेकिन हमारा ये जो उपमान है इसको हम कल्पना कर रहे हैं। तो इस तरीके के सिचुएशन में हम उसको उत्प्रेक्षा बोलते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं अनुप्रास अलंकार की। अब देखिए अनुप्रास अलंकार होता है जब एक ही शब्द बार बार आए, इसको हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। और अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल जो है वो अभी हम नीचे के वाले क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहा है, चारू चंद्र की चंचल किलड़े खेल रही है जल थल में, इस वाक्यांश में कौन सा अलंकार उसे चुनिए। अब मैंने अभी आपको बताया था अनुप्रास अलंकार, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कोई एक शब्द बार बार आए लेकिन उस शब्द का अर्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए च जो है हमारा वो बार बार आ रहा है, यानी चारू चंद्र की चंचल किरड़े च च च बार बार आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे यह हमारा अनुप्रास हो जाएगा, बस ये सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा अनुप्रास हो जाएगा। बाकी सभी अलंकार तो मैंने आपको समझा ही दिया है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये भी हमारा अलंकार से ही है। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है, पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धो, इस प्रकृति में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो प हमारा 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ पे ये हमारा अनुप्रास नहीं हो सकता। वैसे भी अनुप्रास हमारा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, बात को आप लेकर के कंफ्यूज ना होना। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, इसका सेंस निकालो। सेंस निकालोगे तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, यानी परात मतलब होता है एक बर्तन जिसमें पानी रखा हुआ हो, और बोला जा रहा है कि बिना बर्तन में हाथ लगाए हुए, बिना बर्तन से पानी निकाले हुए, नैनन के जल से, नैनन के जल, नैनन मतलब होता है आंख और जल, यानी नैनन यानी आंखों का जल, यानी आंसुओं से पैर को धो दिया, यानी बिना पानी को हाथ लगाए हुए आंसुओं से पैर को धोना। तो यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है, और बढ़ा चढ़ा करके बोलना यानी अतिशयोक्ति। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, पतितों के देश के उपन्यासकार कौन है। तो ये जो हमारा है ये है हमारे राम वृक्ष बोनी, यानी ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने पतितों के देश का उपन्यासकार लिखा था, और ये शायद 1948 के करीब में लिखा था। मुझे मतलब डेट करेक्ट याद नहीं, आप एक बार गूगल करके चेक कर लेना। वैसे मैंने अपना भी नाम डाला था ऑप्शन नंबर बी पे, अगर कोई मेरा नाम ट्रिक किया है तो यार थैंक यू भाई, दिल से
सो गाइस जब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, राधा इज द डॉट 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 वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है वाइजेस्ट, यहाँ पे EST लगा हुआ है, यानी यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री को दिखाया जा रहा है। और जहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री होता है वहाँ पे हमेशा द का प्रयोग होता है, द या दी, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हो, बस यही यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और इसमें हमसे पूछ रहा है साहित्य लहरी किसकी रचना है। अब यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता दे रहा हूँ, साहित्य लहरी जो है ये हमारा सूरदास ने लिखा था। अब देखिए साहित्य, साहित्य से स इसमें भी शुरुआत है, और सूरदास, सूरदास में भी शुरू में स है। बस इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बस दोस्तों हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, JNV पाठशाला आप सिर्फ लिख करके सर्च करना। और साथ ही साथ इस वीडियो को तो आप पूरा लाइक कर दो, एकदम मतलब दिल खोल करके लाइक करो यार, मतलब कितना नॉलेज आपको मिल गया होगा इस वीडियो से, ये आपको ही पता होगा। और वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।